साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में आपका वन लाइनर प्रश्नोत्तरी में स्वागत, अभिनंदन। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 एनसीईआरटी की ये जो पाठ्य पुस्तक है, इसके सभी क्वेश्चन हम यहाँ वन लाइनर के रूप में आपके रिवीजन के लिए मैं लेकर आया हूँ। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए एग्जाम विजन ऐप है वो जरूर डाउनलोड करें। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो मेन पेपर है उसके लिए, लेक्चरर के लिए, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, एसएसटी सेकंड ग्रेड के लिए, हिस्ट्री लेक्चरर के लिए, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पाठ 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सबसे पहले किस स्थान पर चावल उपजाया गया? विंध्य के क्षेत्र में, विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसके उत्तर में। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदोस या इंदोस कहा। सिंधु नदी को इन्होंने यानी ईरानियों ने और यूनानियों ने हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा? हमारे देश को क्या कहा? इंडिया कहा। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को कहा जाता था भारत। भरत समूह का उल्लेख संस्कृत में कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की रचना संस्कृत में कब हुई थी? आज से 3500 वर्ष पूर्व। प्राचीन काल में हाथ से लिखित पुस्तकों को कहा जाता था पांडुलिपि। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट और लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। पांडुलिपियों को हिमालय क्षेत्र में उगने वाले किस वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था? भुर्ज वृक्ष पर। प्राचीन समय में हमें भारत के किस क्षेत्र में आखेट और संग्रह के प्रारंभ की जानकारी प्राप्त होती है? शिकार और संग्रह का मतलब भोजन संग्रह। भोजन संग्रह की जानकारी हमें प्राप्त होती है नर्मदा घाटी में। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को किस रूप में जाना जाता है? ईसा पूर्व के रूप में, और अंग्रेजी में इसको हम लिखते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। मिस्र के अभिलेखों में कारतूस कहा जाता था राजा रानी का छोटी फ्रेम में नाम, यानी राजा रानी का जो छोटी फ्रेम में नाम होता था उसको कारतूस कहा जाता था। किस देश में रोसेटा नामक कस्बे में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण पत्थर प्राप्त हुए हैं? मिस्र में। प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं गारो पहाड़ियों में। इतिहास की तिथि बीसी, ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। इतिहास की तिथि एडी का तात्पर्य है एनो डोमिनी। इतिहास की तिथि बीपी से तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। बीसीई तिथि का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख जो द्विभाषीय है कितना पुराना है? 2250 वर्ष पुराना है। अशोक का कौन सा अभिलेख यूनानी और अरमेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों व भाषाओं में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है? शेर ए कुन्ना। कठोर सतह पर लिखे जाने वाले लेख को कहा जाता है अभिलेख। प्राचीन काल में हमारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक किस भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत भाषा में। मंदिरों में व बिहारों से प्राप्त होने वाली पांडुलिपियों में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किन फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई? गेहूं और जौ को। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों का विकास किस नदियों के किनारे हुआ? सिंधु व सहायक नदियों के किनारे। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था? मगध। हमें सर्वप्रथम कहां पर कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? सुलेमान किर्थर की पहाड़ी। भारत के उत्तर पश्चिम में ये पहाड़ियां स्थित है, सुलेमान किर्थर की पहाड़ियां। यहां से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुलेमान और किर्थर पहाड़ी क्षेत्र में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों का
उपजाना शुरू कब किया? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु नदी के किनारे प्रारंभिक नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। गंगा व उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। गंगा की वह सहायक नदी जहां पर आदि मानव का विकास हुआ, सोन नदी। मगध साम्राज्य वर्तमान में किस राज्य में आता है? बिहार में। प्राचीन काल का सबसे शक्तिशाली राज्य अर्थात महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद। भारत के लिए इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? इंडस से। चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं? भीमबेटका, उसंगी, करनूल की गुफाएं। नवपाषाणिक पूरा स्थल है मेरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डीहा। पूरा पाषाणकालीन पाषाण औजारों के लिए बनाए जाने वाले स्थान को कहा जाता था उद्योग स्थल। पत्थर के औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों को क्या कहा जाता था? दबाव सलक तकनीक। पत्थर के औजारों के निर्माण में जो तकनीक प्रयोग की जाती थी उसका नाम था दबाव सलक तकनीक। राख के साक्ष्य किस पुराणिक स्थल से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। किस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी? मध्य पाषाण युग में। गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से किस युग में उगने लगे थे? मध्य पाषाण युग में। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए जाना जाता है? भीमबेटका। किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं? मध्य पाषाण काल के औजारों को। उसंगी से किस युग के कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं? पूरा पाषाण युग के। 20 साल पहले उपमहाद्वीप में रहकर भोजन का इंतजाम करने वाले आखेटक कहलाते थे खाद्य संग्राहक। आदि मानव के द्वारा किस प्रकार के हथियार या औजार बनाए जाते थे? पत्थर, लकड़ी, हड्डियों से। पूरा पाषाण काल से संबंधित भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है भीमबेटका गुफाओं में। भारत में अग्नि यानी राख के अवशेष के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कुरनूल की गुफा से। प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल का विभाजन किया गया है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल माना जाता है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो समय है वह पूरा पाषाण काल माना जाता है। मध्य पाषाण युग माना जाता है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का समय। नव पाषाण युग माना जाता है 10,000 साल पहले से प्रारंभ। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वह किस काल के दौरान घटित हुई? पाषाण काल के दौरान। किस पाषाण युग को मेसोलिथिक एज कहा जाता है? मध्य पाषाण युग को। किस काल के दौरान पाषाण औजारों का आकार बहुत छोटा सूक्ष्म हो गया था? लघु पाषाण काल में। पर्यावरणीय बदलाव के कारण घास वाले मैदानों का विकास किस पाषाण युग में हुआ? मध्य पाषाण युग में। घास के जो मैदान है वो विकसित हुए मध्य पाषाण युग में। मानव ने पशुपालन तथा कृषि कार्य किस काल में शुरू किया? नव पाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को। प्राचीन काल में गर्त निवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम नामक नव पाषाण कालीन स्थल कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान प्राप्त हुआ है जहां सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ उगाया। यह कहां स्थित है? मेहरगढ़ में। कहां पर चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त होते हैं जहां प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा कमरे थे? मेहरगढ़। किस पाषाण काल में एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है जहां से एक मृतक के साथ है वो बकरी को दफनाया गया। अनाज पीसने हेतु ओखली व मुसल का प्रयोग किस काल या युग में किया जाता था? नव पाषाण युग में। किस काल में औजार की धार को अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी? नव पाषाण युग में। गर्तवास के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कश्मीर से। मेहरगढ़ नामक स्थल किस देश में पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में।
मेहरगढ़ में मानव ने बस्ती बनाकर रहना कब प्रारंभ किया? 8000 साल पहले। चैप्टर नंबर 3, आरंभिक नगर। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कहां पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। पश्चिमी भाग छोटा जिसे नगर दुर्ग और पूर्वी हिस्सा बड़ा जिसे निचला नगर कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगर कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता के बाद मिलने वाली सभी पुरास्थलों की इमारतों को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। किससे पुरास्थल को उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक माना गया? हड़प्पा। हड़प्पा नामक पुरास्थल वर्तमान में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। पंजाब में बिछाई जा रही रेल लाइन में कौन सी सभ्यता स्थल से ईंट निकालकर लगाई गई थी? हड़प्पा। रेलवे लाइन बिछाते समय कौन सा पुरास्थल प्राप्त हुआ? हड़प्पा पुरास्थल। 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया था विलियम बर्टन और जॉन बर्टन ने। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में कहां पर रेल लाइन बिछाई गई थी? पंजाब में। हड़प्पा टीले को 1826 में सबसे पहले किसने देखा? चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने। कौन सा पुरास्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? दाउजली हैंडिंग। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में मृतक के साथ किस पालतू को दफनाया गया था? बकरी को। किस स्थल पर कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखा जाता था? मेहरगढ़ में। किस स्थल के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? मेहरगढ़ के लोगों का। मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दर्रे के। किस काल में लोगों ने कपड़े बुनने का काम शुरू किया था? नवपाषाण काल में। कपास को उपजाया जाने लगा था नवपाषाण काल में। किस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था? नवपाषाण युग में। पुरातत्वविदों के अनुसार कहां के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था? बुर्ज होम के लोग। और बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह किस स्थान पर मिली है? बुर्ज होम में। कौन से पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंधित है? मेहरगढ़, कोल्डी हवा और चिरांद। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। हड़प्पा सभ्यता में मुहर की छाप को कहा जाता था मुहरबंदी। गुजरात में खंभात की खाड़ी में मिलने वाली कौन सी नदी के किनारे लोथल नगर स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे। लोथल नगर किस राज्य में है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी फसल उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, दाल, तिल और सरसों। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान 3 भागों में विभाजित था? धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात किया करते थे कर्नाटक से। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने हेतु टिन कहां से आयात करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे राजस्थान और एशियाई देश ओमान से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह है लोथल, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मंगोलियन पुजारी की पत्थर मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से मंगोलियन पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब प्रारंभ हुई थी? 7000 साल पहले। हड़प्पा कालीन मणके बनाए जाते थे कार्निलियन पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पत्थर के बाट किससे निर्मित होते थे? चर्ड पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का डिजाइन किया जाता था? काले रंग का। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी मिट्टी के बर्तन बनाते थे? लाल मिट्टी के। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहर बनाते थे सैल खड़ी की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थानों से बड़े बड़े भंडार गृह प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। किस स्थान से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार का महत्व है धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार में पानी रिसाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? प्लास्टर का। सोने चांदी के गहने, बर्तन बनाने तथा मुहरें बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था हड़प्पीय नगर शिल्प में।
किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में नगर की खास इमारतों की बनाने की योजना कौन तैयार करता था? शासक वर्ग। मोहनजोदड़ो में खास तालाब में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई? चारकोल की। हड़प्पा सभ्यता किस स्थान पर स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान में। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर है हड़प्पा। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। किस काल में फेंस से मन के चूड़ियां, छोटे बर्तन बनाए जाते थे? हड़प्पा काल में। किस काल में पत्थर, शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे तथा फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था? हड़प्पा काल में। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किस समय की नई बात थी? हड़प्पा काल की। हड़प्पाकालीन नगरों को दो भागों में विभक्त किया गया, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में विभक्त है, बंटा हुआ है, वह धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। हड़प्पा का लोथल नगर किस राज्य में है? गुजरात में। कौन सा नगर एक बंदरगाह भी था? लोथल नगर। चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? ऋग्वैदिक कालीन तीन प्रमुख देवता कौन से थे? अग्नि, इंद्र, सोम। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद की रचना हुई थी 3500 वर्ष पहले। हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। हमारे वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? घोड़ नदी के। महाराष्ट्र में इनाम गांव। एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिलना तथा कब्रों पर गोलाकार चट्टानें, खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाना आदि का संबंध है महापाषाणी कब्रों से। सभी महापाषाण की कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? काले लाल मिट्टी के बर्तन। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? गंगा और यमुना का। ऋग्वेद की भाषा कहलाती थी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। वेद संख्या में 4 है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इनाम गांव जिनका निवास था कृषकों का निवास। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार 206 हड्डियां होती है। चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई गई है? 360 हड्डियां बताई गई है। आज से लगभग 2000 साल पहले किस प्रसिद्ध वेद ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी? चरक ने। इसलिए लिखी चरक ने। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहां से व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख प्राप्त हुए हैं? तो वह है ब्रह्मगिरी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। इसका संबंध किस गांव से है? इनाम गांव से। 4 कमरे थे, इसका मतलब वह धनवान व्यक्ति था। इनाम गांव भीमा नदी के किस सहायक नदी के किनारे स्थित है? ये भीमा नदी के जो सहायक नदी है वह है घोड़ नदी। भारत में महापाषाण से संबंधित कब्रें कहां पर प्रचलित थी? दक्कन, कश्मीर, दक्षिणी व उत्तरी पूर्वी भारत में। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? 3000 साल पहले। ऋग्वेद में विश्व जन का उल्लेख किन शब्दों के रूप में मिलता है? पुरुजन, भरतजन, यदुजन। ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ऋग्वेद काल में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में खासकर कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है? सरस्वती व सिंधु नदी का। कश्मीर में प्राप्त ऋग्वेद की पांडुलिपि पर किन 2 नदियों तथा विश्वामित्र नामक ऋषि के बीच संवाद का वर्णन है? तो ये नदियां हैं सतलुज और व्यास। ऋग्वेद की प्राप्त हुई पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। ऋग्वेद की पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई कहां से प्राप्त हुई है? कश्मीर से। वेदों के अनुसार युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र देव को। एक पेय पौधा है सोम।
नेक्स्ट चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा था जिसे अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था? शूद्र। वैदिक कालीन वेदों का अध्ययन करने वाला कहलाता था ब्राह्मण। वैदिक काल में लोगों की रक्षा करने वाला तथा युद्ध करने वाले को कहा जाता था क्षत्रिय। कृषक, पशुपालन और व्यापार करने वाले को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था वैश्य। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में पहला वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में प्रमुख कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था और इसका संबंध किससे था? ब्राह्मण से। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित कर रखा था जिन्हें वर्ण कहा जाता था? 4 वर्णों में। उत्तर वैदिक काल में रचे गए वेदों के नाम है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किस यज्ञ के बाद राजा राज्य की सीमा बढ़ाने हेतु घोड़ा छोड़ता था? अश्वमेध यज्ञ के बाद। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर। ऋग्वेद काल में राजा का पद होता था जनतंत्र। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम था वत्सकार। दीर्घ निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ। गुणों या संघों पर किस शासक ने विजय प्राप्त की? गुप्त शासक ने। वज्जी किसके निकट था? मगध के। वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। कौन से शासक मगध के शासक रहे थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये मगध के शासक थे। कौन मगध का शासक नहीं था? प्रसेनजित। मगध से होकर कौन सी नदियां गुजरती थी? गंगा और सोन नदी। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी किस स्थान पर स्थित था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ था। यह अंत किस वंश ने किया? गुप्त वंश ने। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, जिसकी सलाह लेने अपने मंत्री वत्सकार को किसके पास भेजा गया था? महात्मा बुद्ध के पास। किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में वज्जी संघ का वर्णन मिलता है? दिग्ग निकाय में। महाजनपद काल में कृषि हेतु हल के फाल किससे बनाना शुरू हो गए थे? लोहे के। महाजनपद काल में फसल कर लिया जाता था उपज का 1/6 भाग। महात्मा बुद्ध का जन्म किस गण में हुआ था? शाक्य गण में। वज्जी गण के लिच्छवी कुल में किसका जन्म हुआ था? वर्धमान महावीर का। वज्जी महाजनपद में कितने गण या संघ थे? 8। वज्जी महाजनपद एक गण या संघ था जिसकी राजधानी थी वैशाली। सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नदी के किनारे पहुंच गया था, परंतु सिकंदर की सेना ने इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? व्यास नदी के। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। मैसिडोनिया का कौन सा राजा विश्व विजेता बनना चाहता था? सिकंदर। सिकंदर कहाँ का था? मैसिडोनिया का। पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध की। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या राजगीर नाम से भी आ जाती। मगध के साम्राज्य को उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप तक फैलाने वाला शासक था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने मगध का जो साम्राज्य है उसको उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप तक फैलाने का कार्य किया। महाजनपद काल में दिए जाने वाले सिपाहियों के नियमित वेतन का भुगतान होता था आहत जो सिक्के होते थे इनसे। महाजनपद काल में सैनिकों को पूरे साल रखने हेतु दिया जाता था नियमित वेतन। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था अश्मक। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। महाजनपदों का काल कहलाता है 600 बीसी से 325 बीसी तक का। महाजनपदों का विकास कब प्रारंभ हुआ? 2500 साल पहले। पुरातत्ववेत्ता द्वारा जनपदों की बस्तियों से कहां खुदाई की गई थी? दिल्ली का पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा अंतर्जीत खेड़ा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को किसके समान समझा जाता था? शूद्रों के समान समझा जाता था। चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न और नए विचार। वैदिक कालीन संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। उपनिषदों के प्रसिद्ध विचारक कौन थे? शंकराचार्य। वैदिक काल में कौन सी विदुषी महिला वाद विवाद में भाग लिया करती थी? गार्गी। कपिल द्वारा किस भारतीय दर्शन की रचना की गई? सांख्य दर्शन की।
फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान हुआ। यह कहाँ के विद्वान थे? जर्मन मूल के ब्रिटिश, मैक्स मुलर है वो जर्मन मूल के ब्रिटिश विद्वान थे। भारतीय न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। वैशेषिक दर्शन के रचयिता है कणाद। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। गौतम बुद्ध के द्वारा अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी जाती थी? प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की स्मृति में कहां पर स्तूप का निर्माण करवाया गया? सारनाथ का स्तूप, सारनाथ का स्तूप। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध के द्वारा कहां पर अपना पहला उपदेश दिया गया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति हेतु एक पीपल के वृक्ष के नीचे कहां तपस्या की? बोध गया, बिहार में। महात्मा बुद्ध किस एक छोटे से गणराज्य से संबंधित थे? शाक्य गणराज्य से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। जरथुस्त्रवाद किस देश का प्रमुख धर्म रहा? ईरान का। किसकी शिक्षा का मूल मंत्र सद विचार, सद वचन और सद कार्य रहा? जरथुस्त्र। किनको वेद पढ़ाने की अनुमति नहीं थी? शूद्र व स्त्रियों को। वैदिक काल में कौन से आश्रम की व्यवस्था नहीं थी? ब्राह्मण आश्रम की। बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाए गए स्थान को कहते थे विहार। कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक में। जैन तथा बौद्ध धर्म के लोग गृह त्याग के बाद जिस स्थान पर रहते हैं उसे कहा जाता है संघ। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व कहां पर लिखी गई थी? वल्लभी, गुजरात में। वर्तमान में जो उपलब्ध ग्रंथ है जैन धर्म की शिक्षा से संबंधित, जैन धर्म की शिक्षा से संबंधित, ये 1500 वर्ष पूर्व लिखे गए वल्लभी, गुजरात में। जैन धर्म मुख्यतः किन राज्यों में फैला हुआ था? गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। जैन धर्म में जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विजेता। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, किसके द्वारा कहा गया? महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। वर्तमान महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया गया? 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी का जन्म किस गणराज्य में हुआ? वज्जी गणराज्य में। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। चैप्टर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा पत्थरों पर अभिलेख उत्खनन करवाए गए? अशोक मौर्य के द्वारा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने साल पहले मौर्य वंश की स्थापना की थी? 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की? कौटिल्य की सहायता से। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कौटिल्य। मौर्य वंश के कौन से महान शासक हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गंधार। मौर्य काल में पाटलिपुत्र तथा आसपास के इलाकों पर किसका सीधा नियंत्रण होता था? सम्राट का। मौर्य काल में प्रांतीय राजधानियों का गवर्नर बनाया जाता था राजकुमारों को। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिणी भारत किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? सोने और कीमती पत्थरों के लिए। मेगस्थनीज किसके दरबार में यूनानी राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगस्थनीज किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित था? सेल्यूकस निकेटर। किस ग्रंथ के अनुसार मौर्यकालीन राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए रहते थे? इंडिका ग्रंथ के अनुसार। मेगस्थनीज के अनुसार कौन सा मौर्यकालीन नगर 570 बुर्ज व 64 द्वार वाला था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे। मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो ये था अशोक मौर्य। अशोक मौर्य के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में। मौर्य शासक अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में अंकित है? ब्राह्मी लिपि में। संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है धम्म। अशोक मौर्य द्वारा किस वर्ष कलिंग विजय की गई? राजा बनने के 8 साल बाद। कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम है? उड़ीसा का। उत्कृष्ट
पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति जो मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, कहां से प्राप्त हुई है? रामपुरवा से। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीक, श्रीलंका में धर्म प्रचारक भेजे? अशोक मौर्य ने। मौर्य शासक अशोक ने जनता को संदेश दिया, बड़ों का आदर करना चाहिए, ब्राह्मणों और श्रवण को दान देना चाहिए। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चैप्टर नंबर 8, खुशहाल गांव समृद्ध शहर। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले प्रारंभ हुआ? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में किसके बने औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं? लोहे के। महापाषाण जो कब्रें हैं उनमें लोहे के औजार और हथियार मिले हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था? वेलल्ला। तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? उनवार। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? कडेसियर। भूमिहीन जो मजदूर थे उनको कडेसियर कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में अधिमई किसे कहा जाता था? दासों को। तमिल क्षेत्र में अधिमई किसे कहा जाता था? दासों को। प्राचीन समय में देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति को कहा जाता था भोजक। प्राचीन समय में देश का जो उत्तरी हिस्सा है वहां गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? गृहपति। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता था संगम। संगम साहित्य की रचना मदुरै के कवियों के सम्मेलन में कब की गई? 2300 साल पहले। सांची का स्तूप जो मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बेरी गाजा किसका यूनानी नाम था? बेरुच का। ठप्पे मारकर बनाए गए सिक्कों को कहा जाता था? आहत सिक्के। लगभग 2000 साल पहले मथुरा किन की दूसरी राजधानी थी? कुषाणों की। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था? मथुरा। प्राचीन काल में कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था जो उत्तरी भारत में किया जाता था, तो ये उत्पादन केंद्र कौन सा था? वाराणसी। दक्षिणी भारत में मदुरै किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कपड़ों के उत्पादन हेतु। प्राचीन काल में नगर अरिकामेडु कहां पर स्थित था जिसका पतन करीब 2200 साल तथा 1900 साल पहले हुआ था, यानी 2200 से 1900 साल के बीच में इसका पतन हुआ था? पुडुचेरी। वलय कूप का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था जल निकास के लिए। आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर और आहत सिक्के कब शुरू हुई? यानी लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी शुरू हुई, नगरों का विकास हुआ, आहत सिक्के है इनकी शुरुआत हुई 2500 साल पहले। निम्नलिखित में से मथुरा एक महत्वपूर्ण था धार्मिक केंद्र। प्राचीन काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किया जाता था शिल्पकारों हेतु। श्रेणी शब्द शिल्पकारों हेतु। चैप्टर नंबर 9 देखिए, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करने, ध्यान साधना करने को कहा जाता था बोधिसत्व। करने वालों को कहा जाता था बोधिसत्व। बौद्ध धर्म एक नई धारा है जिसका नाम है महायान का विकास किस राजवंश के समय हुआ? कुषाण राजवंश के समय। महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे? तो ये थे अश्व घोष। अश्व घोष है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे और बुद्ध चरित्र के रचयिता है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कब बौद्ध परिषद का गठन किया? आज से 1900 साल पहले। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। रोम के शासकों तथा धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनने का एक फैशन कब बन गया था? 2000 साल पहले। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले 7000 साल पहले कहाँ हुआ था? चीन में। गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख में किसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है? सातवाहनों को। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में कौन सा राज्य शक्तिशाली था? तो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य ये शक्तिशाली थे। संगम साहित्य में किन राजवंशों का उल्लेख मिलता है? संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य का। संगम साहित्य में कौन सा एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ मुखिया है? मूवेंदार।
दक्षिण भारत में कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है? कावेरी का मैदान। दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है उसका मैदान सबसे उपजाऊ है। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य से संबंधित सोने के सिक्के भारत के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत से। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य से संबंधित सिक्के प्राप्त हुए सोने के, ये भारत के किस क्षेत्र से? दक्षिण भारत से। काली मिर्च की सर्वाधिक मांग किस साम्राज्य में थी जहां काले सोने के नाम से इसे जाना जाता था? रोमन में। प्राचीन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था? भारत का दक्षिणी जो क्षेत्र है यानी दक्षिणी भारत। किस चीनी यात्री ने अपार शिव स्तुति की रचना की? हवेन्स। ईसाई धर्म से संबंधित ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? बाइबिल में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में। पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ किसे माना गया है? श्रीमद् भागवत को। विष्णु के ब्रह्म रूप में मूर्ति एरण से प्राप्त हुई है, जो कहाँ स्थित है? एरण कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एरण मध्य प्रदेश में है। हवेन सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा बिहार। कौन सा बौद्ध यात्री महात्मा बुद्ध की सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी मूर्तियां अपने साथ ले गया था? हवेन स्वांग। हवेन स्वांग वापिस चीन लौटा स्थल मार्ग से। वापिस चीन लौटा स्थल मार्ग से। कौन से बौद्ध तीर्थयात्री भारत आए? फाहयान और हवेन सांग तथा इत सिंह। हवेन सांग भारत कब आया? 1400 साल पहले। कौन सा चीनी यात्री भारत आया जो काफी प्रसिद्ध था? फाहयान। कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप जो अधिक प्रचलित था? थेरवाद। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप कौन सा है? थेरवाद। बौद्ध धर्म किन क्षेत्रों में फैला था? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति मिली है मथुरा से। चैप्टर नंबर 10 नए साम्राज्य और राज्य। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो है से आपको याद रखना है हवेन सांग। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन की जीवनी का नाम है हर्षचरित। राजा हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान कौन थे जिन्होंने संस्कृत में इसकी जीवनी लिखी? बाणभट्ट ने। राजा हर्षवर्धन के द्वारा कितने वर्ष पहले शासन किया गया था? 1400 साल पहले। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का कौन सा शासक प्रसिद्ध वीणा वादक था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था जो लिच्छवी गण की राजकुमारी थी? कुमार देवी। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में। प्रयाग किसका प्राचीन नाम है? इलाहाबाद का। समुद्रगुप्त के द्वारा किन विदेशियों को पराजित किया गया तथा उनकी पुत्रियों से विवाह किया गया? कुषाण वंश, शक वंश और श्रीलंका के शासक। समुद्रगुप्त के द्वारा कौन से पड़ोसी देशों पर अधिकार कर अपने अधीन कर लिया? असम, नेपाल, तटीय बंगाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ को। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के या दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया तथा पुण्य शासक बनने की अनुमति दी? 12 शासकों को। किस गुप्त शासक ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया? समुद्रगुप्त ने। हरिसेन ने कितने राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया? 4 राजाओं। प्रशस्ति किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा? संस्कृत भाषा का शब्द है ये। इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। हरिसेन किस गुप्त शासक का कवि तथा मंत्री था? समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे अभिलेख में किस गुप्त शासक की जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की। गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने हर्षवर्धन का उल्लेख किया? बाणभट्ट। किसने किया? बाणभट्ट ने और हवेन सांग ने, रविकृति ने। रविकृति ने, इन विद्वानों ने हर्षवर्धन का उल्लेख किया है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? 1400 साल पहले। किस बौद्ध चीनी यात्री ने अछूतों का वर्णन किया है? फाहयान ने।
आयान ने अछूतों का वर्णन किया है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार कौन थे? कालिदास। पल्लव काल में नगरम शब्द का प्रयोग किया जाता था व्यापारियों के संगठन हेतु। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा होती थी। किस में उल्लेख मिलता है? उर नामक जो ग्राम सभा होती थी उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? पल्लवों के अभिलेख से। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। किन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है? पल्लवों के अभिलेखों में। व्यापारियों के काफिले का नेता स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों में से था, क्या कहलाता था? सार्तवाह। स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों में प्रथम कुलिक क्या कहलाते थे? मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक का मतलब मुख्य शिल्पकार। कायस्थ वो स्थानीय प्रशासन में कौन थे? लिपिकों के प्रधान। कायस्थ वो लिपिकों के प्रधान थे। समुद्रगुप्त का कौन सा दरबारी कवि था जिसे महादंड नायक, मुख्य न्याय अधिकारी या कुमार मात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री और युद्ध और शांति के विषय का मंत्री बनाया गया? हरिसेन को। पल्लव तथा चालुक्य शासकों के समय प्रशासन के प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव। विद्वान रवि कृति किसके दरबारी थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी में आगे बढ़ने से रोक दिया था? हर्षवर्धन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को किस नदी में आगे बढ़ने से रोक दिया था? नर्मदा नदी में। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी विद्वान कौन था जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना की? रवि कृति। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। सबसे प्रसिद्ध ये चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ऐहोल। पल्लवों का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? कांचीपुरम तथा कावेरी नदी के बीच। पल्लवों का साम्राज्य कांचीपुरम तथा कावेरी नदी के बीच में फैला हुआ था। पल्लव राज्य की राजधानी कौन सी थी? कोच्चिपुरम। पल्लव राज्य की राजधानी थी कोच्चिपुरम। पल्लव तथा चालुक्य भारत के किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण राजवंश थे? दक्षिण भारत के। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। हर्षवर्धन के द्वारा किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया था? थानेश्वर, कनौज, बंगाल। हर्षवर्धन के द्वारा किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया था? थानेश्वर, कनौज और बंगाल। हर्षवर्धन अपने पिता में बड़े भाई की मृत्यु के बाद कहाँ के राजा बने थे? थानेश्वर। नेक्स्ट चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। किनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी परंतु पुराणों को सुन सकते थे? स्त्रियां और शूद्र। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है जिसमें अधिकतर श्लोक किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। हिंदू धर्म से जुड़ी विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां किस में लिखी गई? पुराणों में। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई जो लगभग 1400 साल पहले लिखा गया था के रचयिता है शीतले सतनार। शीतले सतनार। लगभग 1800 साल पहले रचित तमिल महाकाव्य जिसके रचनाकार इलांगो थे, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन थे? इलांगो। अजंता गुफा का निर्माण कब हुआ? 1500 साल पहले। बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सा मंदिर आकस्मिक मंदिर श्रेणी में आता है? महाबलीपुरम का मंदिर। एक मंदिर जो एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है क्या कहलाता है? आकस्मिक मंदिर। भित्तरगांव कहाँ स्थित है जिसमें लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों व पत्थरों से मंदिर बनाया गया? भित्तरगांव में आज से 1500 साल पहले पक्की ईंटों से और पत्थरों से मंदिर बनाया गया है। यह है उत्तर प्रदेश में। प्रारंभिक हिंदू मंदिरों के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग था गर्भगृह। स्तूपों के प्रदक्षिणा पथ के रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, इसे कहा जाता था वेदिका। स्तूपों के भीतर एक डिब्बे में बुद्ध व उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष तथा कीमती पत्थर व सिक्के रखने वाले पात्र को कहा जाता था धातु मंजूषा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टिल्ला। मेहरौली लोह स्तंभ की मुख्य विशेषता है इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन है। इसमें कभी जंग नहीं लगता है। मेहरौली लोह स्तंभ किस गुप्त शासक का नाम इस पर अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी इस पर चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र। कुतुब मीनार की परिसर में खड़ा लोह स्तंभ भारतीय शिल्प कला की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कहाँ स्थित है? मेहरौली, दिल्ली में। प्राचीन समय में भारत में किस प्रकार के लोहे का निर्माण होता था? होटा, पिटवा और ढलवा। हड़प्पावासी किस युग से जुड़े हुए थे? कांस्य युग से। हड़प्पावासियों को किस धातु की जानकारी थी? तांबे के धातु क्रम की। किस तमिल ग्रंथ में कनंगी द्वारा
मुद्रे शहर का विनाश किए जाने की जानकारी मिलती है शिल्पाधिकारम ग्रंथ में। इलंगो आदिगल का ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। संगम साहित्य की रचना किस समय अवधि में हुई? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच, यानी 300 बीसी से 300 एडी के बीच में किसकी रचना होती है? संगम साहित्य की। उपमहाद्वीप में कागज निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है बगदाद। प्रारंभिक मंदिरों में लोगों के इकट्ठा होने की जगह कहलाती थी मंडप। स्तूप के चारों तरफ बना वृत्ताकार पथ क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा पथ। प्राचीन काल में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह कहलाती थी गर्भगृह। कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले काइलून नामक व्यक्ति ने कहाँ किया? चीन में। प्राचीन भारत में दो विद्वान चरक व सुश्रुत प्रसिद्ध थे चिकित्सक। प्राचीन भारत में कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और ब्राह्मीर। वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने। सबसे पहले यह जानकारी किसने दी कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं? आर्यभट्ट ने। प्राचीन समय में प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री जिन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी? आर्यभट्ट। कौशल की राजधानी का नाम था अयोध्या। रामायण में कहाँ के राजकुमार राम के बारे में वर्णन मिलता है? कौशल के। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। पुराणों और महाभारत दोनों को ही किस ऋषि ने संकलित किया था? वेद व्यास ने। महाभारत में युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की किस राजधानी की गद्दी प्राप्त करना था? हस्तिनापुर। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी का वर्णन किस में मिलता है? महाभारत में। हिंदू धर्म से संबंधित कौन से दो संस्कृत महाकाव्य अत्यधिक लोकप्रिय रहे? महाभारत और रामायण। मेहरौली लोह स्तंभ का निर्माण कब हुआ? 1500 साल पहले। धन्यवाद। हमने 410 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े। अब हम कक्षा 7 के 660 वन लाइनर क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। इनको आप बार बार रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।